हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम काफ़ी दिनों के बाद हमारी वीडियोस को दोबारा से शुरू कर रहे हैं आप सभी की डिमांड पर। और आज जो हम करेंगे वो जो लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड की वैकेंसी हमारी है उसका सिलेबस जो है उसको हम सारा कवर करने की कोशिश करेंगे। जितना आपका सपोर्ट होगा उतना जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे हमारे सिलेबस को। तो आज हम जो सबसे पहले करने वाले हैं वो यूनिट 1 है। उसका फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा लाइब्रेरी एज अ सोशल इंस्टीट्यूट, उसके बारे में हम करते हैं चर्चा। तो लाइब्रेरी जो है हमारी वो कैसे एक सोशल इंस्टीट्यूट की तरह इंस्टीट्यूशन की तरह हमारे समाज में काम करती है, उसके बारे में बेसिक बेसिक जो नॉलेज है, जो हमारी हिस्ट्री वगैरह है लाइब्रेरी से रिलेटेड, उस सभी चीज़ों को हम रीड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स हमारे हैं उनको देख लेते हैं। तो लाइब्रेरी है मेनली, लाइब्रेरी किसे कहते हैं, पुस्तकालय है वो किसे कहते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पे बुक्स को इकट्ठा किया जाता है और जो रीडर्स हैं उनको बिना किसी लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से प्रोवाइड करवाई जाती हैं बुक्स। ठीक है, तो वो क्या होती है, लाइब्रेरी। ओके, लाइब्रेरी क्या होती है, जहाँ रीडर्स को एक स्थान है, ये लाइब्रेरी है। ठीक है, यहाँ पे रीडर्स आते हैं और उनको बिना किसी प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से बुक्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं, वो क्या है, लाइब्रेरी कहलाता है। लाइब्रेरी जो वर्ड है वो बेसिक है कि हिंदी के दो वर्डों से मिलके बना है। एक है पुस्तक और एक प्लस आल्य। पुस्तक प्लस आल्य को क्या, पुस्तकालय। तो पुस्तक तो मतलब बुक हो गई और आल्य मतलब घर हो गया। ठीक है, जो पुस्तकों का घर है वो क्या है, लाइब्रेरी है, पुस्तकालय कहलाता है। जो लाइब्रेरी शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, उस शब्द को कहाँ से इन्वेंट किया जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो लाइब्रेरी शब्द है वो लेटिन भाषा है, उसके लिबर जो शब्द है उससे लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, पुस्तक, बुक। ओके, तो बाकी जो ग्रीक और रोमांस जो भाषाओं हैं उनमें जो शब्द है उसमें लाइब्रेरी को बिब्लियोथेका कहा जाता है। ठीक है, बाकी इसके बहुत सारी भाषाओं में नाम जो अलग अलग होते हैं वो सभी भी एग्जाम में जैसे पूछ लिए जाते हैं कि फ्रेंच में लाइब्रेरी को क्या बोला जाता है, और जैसे इटालियन में क्या बोला जाता है। तो जैसे जर्मनी, स्पेनिश, इटालियन, बिब्लियोथेका, बिब्लियोथेक, बिब्लियोथेका, ठीक है, ऐसे वर्डिंग बोली जाती है। फ्रेंच में बिब्लियोथेका, ये रहा बिब्लियोथेका, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं ये जो लाइब्रेरी के, ये देखो हिंदी में जो लाइब्रेरी को है ग्रंथालय बोला जाता है। सॉरी, ओके, हिंदी में लाइब्रेरी को ग्रंथालय बोला जाता है। इंग्लिश में लाइब्रेरी ही बोला जाता है, इंग्लिश का वर्ड है लाइब्रेरी। जर्मनी में बिब्लियोथेक और स्पेनिश में बिब्लियोथेका, इटालियन में बिब्लियोथेका। बस वर्ड में क्या है, इसमें एच है टी के बाद, इसमें टी ई सी ए है। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद करना है क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में कंफ्यूजन ऑप्शन में इटालियन पूछ लिया जाए और ये तीनों आपको दे दिए जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अच्छे से इनको याद करना है कि जर्मनी में, स्पेनिश में, इटालियन में क्या बोला जाता है, फ्रेंच में बिब्लियोथेक। ठीक है, तो ये जो अलग अलग भाषाएं हैं, ये देखिए अलग अलग भाषाओं में हमारी लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, उसको क्या बोला जाता है। ये वर्ड्स आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स बना लीजिए। साथ ही साथ आप नोट्स बनाते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, कि नेक्स्ट टाइम आप रीड करोगे तो अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाएंगी। तो ये सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, और जो हमारे लिबर शब्द है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ था, लेटिन भाषा से। ठीक है, और फ्रेंच भाषा में बोला तो बिब्लियोथेक जाता है लाइब्रेरी को, और इसमें भी जो लिब्रा शब्द था, लिब्रा, फ्रेंच भाषा के लिब्रा शब्द से क्या है, लाइब्रेरी वर्ड की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, लेटिन भाषा का कौन सा वर्ड था, लेटिन का वर्ड था लिबर। ठीक है, लिबर, एंड फ्रेंच भाषा का लिब्रा। ठीक है, फ्रेंच भाषा के लिब्रा शब्द से और लेटिन भाषा के लिबर शब्द से हमारी लाइब्रेरी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है।
ठीक है। बाकी जो लैंग्वेजेस में लाइब्रेरी को क्या क्या बोला जाता है ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बैक चलते हैं। ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं, इनको डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि इस वर्ड का किसने कॉइन किया है, इस वर्ड को किसने कॉइन किया है और कब किया है, किसके द्वारा किया गया है। तो चलिए जो कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं हमारे उनको देख लेते हैं। जो लाइब्रेरी वर्ड है वो सबसे पहले 1374 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में यूज किया गया था। जो लाइब्रेरी शब्द है उससे पहले लाइब्रेरी नाम का कोई शब्द नहीं था। सबसे पहले जो लाइब्रेरी का शब्द यूज किया गया है, लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग किया गया है, वो 1374 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है जो लाइब्रेरी साइंस है। लाइब्रेरी शब्द है, लाइब्रेरी के साथ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी को एज अ साइंस बोलने का जो सबसे पहले इस वर्ड का कॉइन किया गया था वो 1808 में मार्टिन स्केटिंगर के द्वारा किया गया था। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस को 1808 में मार्टिन स्केटिंगर के द्वारा यूज किया गया था इस वर्ड को। लाइब्रेरी इकोनॉमी, लाइब्रेरी को इकोनॉमी बोलने वाले जो विद्वान थे उनका नाम क्या था, मेल्विन डेवी। कब, 1876 में, 1876 में, 1876 में मेल्विन डेवी ने जो लाइब्रेरी कॉइन लाइब्रेरी इकोनॉमी जो शब्द है उसको कॉइन किया था, उसको प्रतिपादित किया था। ठीक है, और जो लाइब्रेरी साइंस है उस शब्द को सबसे पहले इंडिया में किसने यूज किया था, वो किया था एसआर रंगनाथन जी ने। एसआर रंगनाथन जी क्या है, भारत के पुस्तकालयों के जनक भी बोले जाते हैं। ठीक है, भारतीय पुस्तकालय के जनक हैं एसआर रंगनाथन जी, जिन्होंने फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी साइंस वर्ड का यूज इंडिया में किया था। और कहाँ किया था, उन्होंने अपनी बुक में किया था 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में। ठीक है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, उनकी ये बुक थी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसमें उन्होंने लाइब्रेरी साइंस जो वर्ड है उसका फर्स्ट टाइम यूज किया था। और 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस ये जो बुक है, इस बुक को एक सेकेंड यहाँ रब कर देते थोड़ा। जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो बुक है, इस बुक को कब प्रकाशित किया गया था, तो प्रकाशित किया गया था 1931 में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। एसआर रंगनाथन जी की जो बुक है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उसे कब प्रकाशित किया गया था, 1931 में। और इस बुक का प्रतिपादन कब हुआ था, प्रतिपादन का मतलब क्या है कि वो रेडी कब हो गई थी, बन कब गई थी, तो वो है 1928 में। एंड सूत्रपात इस बुक की स्टार्टिंग कब हुई थी, 1924 में। ठीक है, बुक बनना शुरू हुई 1924 में, बन के रेडी हो गई 1928 1928 में, और उस बुक को पब्लिश किया गया 1931 में। ठीक है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो लाइब्रेरी साइंस के जो फर्स्ट इंडिया में वर्ड को यूज किया गया है वो एसआर रंगनाथन जी द्वारा अपनी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस बुक में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई भी डाउट हो ये आप नोट कर लीजिएगा, भाषा में किस भाषा में क्या बोला जाता है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आपका जितना सपोर्ट होगा उतना मेरा मन करेगा कि मैं नेक्स्ट जल्दी से जल्दी वीडियोस अपलोड करूं और सिलेबस को कंप्लीट करवाने की कोशिश करूं। बाकी फिलहाल हमारे पास काफ़ी टाइम है, क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम की डेट है वो 16 फेब को है। तो फरवरी तक, अब से फरवरी तक काफ़ी टाइम है कि हमारा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा अगर हम करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड्स है। अभी हमने जो वर्ड देखे थे लाइब्रेरी साइंस के, अभी कुछ और वर्ड है जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी और ये है। इन सभी वर्ड्स को भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अभी जैसे रिसेंट में जो कॉलेज लाइब्रेरियन राजस्थान का जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि ये वर्ड किसने कॉइन किया था। ठीक है, तो ऐसे वर्ड देकर और पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ये वर्ड किसके द्वारा या फिर कब कॉइन किया गया था, कब इसका प्रतिपादन किया गया था। तो अगर आपको वो क्वेश्चन पेपर भी देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम जो टेलीग्राम जो चैनल है उसके ऊपर मैंने पीडीएफ विद आंसर की डाल दिया है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके पेपर को सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो हमारा
वर्ड है वो है इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इंफॉर्मेशन जो सोसाइटी है उस शब्द का परिचय फ्रेज मैचलप ने 1933 में किया था। ठीक है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो वर्ड है वो 1933 में फ्रेज मैचलप द्वारा दिया गया था। इंफॉर्मेशन सोसाइटी वर्ड तो उन्होंने दे दिया, लेकिन इस वर्ड का जो प्रचार है, इस वर्ड को जो एक्सप्लोर किया है, बहुत फैलाया है, प्रचारित किया है उस वर्ड को, वो किसने किया है? विलियम जे मार्टिन ने 1966 में। ठीक है, 1966 में इस वर्ड का प्रचार हुआ। ऐसे भी आ सकता है कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो वर्ड है उसका प्रचार किसके द्वारा किया गया? विलियम जे मार्टिन के द्वारा। ठीक है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी का सबसे अधिक जो प्रयोग है वो कहाँ हुआ? जापान में। इस वर्ड का सबसे ज्यादा यूज हुआ जापान में, प्रचार किया गया विलियम जे मार्टिन द्वारा जापान में 1959 से 60। ठीक है, इस बीच में बहुत ज्यादा जापान में इस वर्ड का, इंफॉर्मेशन सोसाइटी का प्रचार हुआ गया, प्रयोग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है नॉलेज सोसाइटी। नॉलेज सोसाइटी जो शब्द है पीटर एफ ड्रंकर ने 1967 में कॉइन किया था इस शब्द को, नॉलेज सोसाइटी को। ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी को, जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है मतलब जो सूचना समाज है, जो हमारी सोसाइटी है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, सूचना समाज को एक हमारे जो विद्वान हुए हैं अल्विन टेफर, उन्होंने 3 वेव में या 3 प्रकारों में डिवाइड किया है इंफॉर्मेशन सोसाइटी। जो सूचना समाज है, हमारा जो सूचना का समाज है, उसको 3 भागों में बांट के जो एल्विन टेफलर है उन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई है, जिसमें उन्होंने जो 3 वेव्स हैं उनको अच्छे से समझाया कि 3 वेव्स में क्या वो कहना चाहते हैं, अपनी वेव्स के थ्रू समाज को क्या बताना चाहते हैं। तो उनकी इन वेव्स को पढ़ते हैं। ये देखिए, टॉपलर ने अपनी पुस्तक, उनकी ये बुक थी द थर्ड वेव। ठीक है, ये द थर्ड वेव। ओके, जो थर्ड वेव में समाज को 3 भागों में विभाजित किया है। जो थर्ड वेव है समाज को उसने 3 भागों में बांटा है। तो उनके अनुसार क्या है कि जो एक वेव आती है समाज में, एक अलग जो पीढ़ी समझ लीजिए जो शुरू होती है, वो पिछली जो वेव है, पिछला जो समाज है उसको पीछे छोड़ देती है और नेक्स्ट कुछ और डेवलप करती है, कुछ और अडॉप्ट करती है। ठीक है, तो इन्हीं 3 वेव्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली जो वेव है उसमें एक फर्स्ट वेव एक स्थापित कृषि समाज है, जो नवपाषाण क्रांति के बाद दुनिया के अधिकांश हिस्सों में प्रचलित हुआ, जिसने शिकार संस्कृतियों का स्थान ले लिया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहना चाहते हैं जो टॉपलर है, वो कहना चाहते हैं कि जैसे पहले आदिवासी लोग होते थे, वो शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, शिकार ही उनका मेन जो कार्य व्यवसाय होता था, वही उनका सारा, उसके इर्द गिर्द उनकी सारा जीवन घूमता था। तो शिकार और जो नवपाषाण क्रांति है उसके बाद क्या है, शिकार वाला जो समाज है, संस्कृति है, शिकारी संस्कृति, उसको छोड़ के एक कृषि स्थापित समाज, ठीक है, एक समाज का निर्माण हुआ जो कृषि पर आधारित हो गया। तो जैसे ही उन्होंने पिछली जो शिकार संस्कृति है उसको छोड़ के कृषि की जो क्रांति है, कृषि पर डिपेंड एक समाज की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उनके फर्स्ट वेव के अनुसार शिकार संस्कृति को छोड़ के एक कृषि पर आधारित समाज की फर्स्ट वेव उत्पत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट उनकी जो सेकंड वेव है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि दूसरी लहर औद्योगिक युग का एक समाज है। दूसरी लहर पश्चिम यूरोप में औद्योगिक क्रांति के साथ शुरू हुई और बाद में पूरी दुनिया में फैल गई। सेकंड वेव समाज के प्रमुख पहलू एकल परिवार, एक फैक्ट्री प्रकार की शिक्षा प्रणाली और निगम है। तो इसमें वो क्या कहना चाहते हैं कि जो सेकंड वेव है, जो दूसरी क्रांति है, दूसरी जो लहर है, वो औद्योगिक समाज पर, इंडस्ट्रियल पर फोकस्ड है, इंडस्ट्रियल बेस समाज हो गया है। तो पहले जो कृषि पर आधारित था, सबसे पहले जो शिकार पर था, शिकार को छोड़ के जो फर्स्ट वेव आई है वो
कृषि पर आधारित हो गई है और कृषि को छोड़ के फिर सेकंड जो वेव है वो औद्योगिक क्रांति पर आधारित है, जिसमें क्या है फैक्ट्रियों और एकल फैक्ट्रियों के प्रकार, शिक्षा प्रणाली, निगम, ये सारी चीजें क्या है उस समाज ने अडॉप्ट कर ली हैं। तो उद्योग पर जो फोकस हो गया है इस समाज का वो क्या है सेकंड वेव के अकॉर्डिंग आता है टाफलर के अनुसार। ठीक है, सेकंड वेव हो गया। थर्ड वेव देखते हैं, तो तीसरी लहर है उत्तर औद्योगिक समाज है। टाफलर का कहना है कि 1950 के दशक के उत्तरांत में अधिकांश देश सेकंड वेव समाज से थर्ड वेव समाज में परिवर्तित हो रहे हैं। उन्होंने अपना विपणन करने के लिए कई शब्द गढ़े और दूसरों द्वारा आविष्कृत नामों का उल्लेख किया, जैसे सूचना युग। इसमें क्या कहना चाहते हैं कि टाफलर के अनुसार 1950 के जो दशक है उसके उत्तरार्ध से, उसके शुरुआती दौर से जो अधिकांश देश हैं, ज्यादातर जो देश है वो सेकंड वेव को भी छोड़ के थर्ड वेव की तरफ बढ़ रहे हैं। और थर्ड वेव में क्या है कि जो इंफॉर्मेशन हमारी इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, इन्फो सोसाइटी, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो सूचनाओं का आदान प्रदान है, सूचना का जो समाज है वो थर्ड वेव के अंतर्गत आता है। तो मेनली टाफलर का क्या कहना है कि टाफलर के अनुसार ये देखिए जो फर्स्ट वेव है उसमें कृषि पर आधारित है समाज, सेकंड में उद्योग के आधार पर है, ठीक है, और थर्ड में फिर आ गया सूचना समाज पर, इंफॉर्मेशन सोसाइटी पर। तो जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता जा रहा है पीछे वाली जो चीजें हैं उनको छोड़ता जा रहा है और नेक्स्ट जो नई नीतियां हैं, जो नई, उनको अडॉप्ट करता जा रहा है। ठीक है, तो टोपलर के अनुसार क्या है कि 3 वेव में उन्होंने समाज को डिवाइड किया है, जिसमें उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है कि पहले वाला समाज नेक्स्ट समाज को छोड़ के अगली जो नई चीजें हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, उनको अडॉप्ट करता है। ठीक है, समझ में आ गया? तीनों वेव्स आपने लिखनी होंगी। और नेक्स्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पुस्तकालय की परिभाषाएं हैं कुछ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो सबसे पहले क्या है पुस्तकालय, क्या होता है पुस्तकालय की परिभाषा है, पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जहां अध्ययन के लिए पुस्तक संग्रहण किया जाता है, वह पुस्तकालय कहलाता है। ठीक है, जो लाभ ना करने के उद्देश्य से, लाभ अर्जित नहीं करने के उद्देश्य से बुक्स को स्टोर किया जाता है और यूजर्स को इनवाइट करके उनको सर्विसेज दी जाती है, वो क्या है पुस्तकालय, लाइब्रेरी कहलाता है। ठीक है, डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी के द्वारा क्या है पुस्तकालय ऐसी सार्वजनिक संस्थान है जहां उसमें रखी गई पुस्तकों के संग्रहण की देखभाल या रखरखाव करते हैं तथा उन्हें उन लोगों के लिए उपलब्ध कराती है जिन्हें संग्रह के उपयोग की आवश्यकता है। ठीक है, S.R. रंगनाथन की परिभाषा है ये। एक परिभाषा है बौद्ध धर्म के अनुसार, यहां लिख देती हूँ, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के अनुसार क्या है पुस्तक दान जो है उसे महादान माना गया है। पुस्तक दान महादान, ठीक है, पुस्तक के दान को महादान माना जाता है। एक विद्वान है, जो विभिन्न विद्वानों ने है वो जो लाइब्रेरी है उसको क्या है एक मस्तिष्क की संज्ञा दी है। ठीक है, ये भी आ जाता है मस्तिष्क की संज्ञा।
सॉरी आई थिंक आवाज कट हो गई थी। तो हम ISI इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूशन इसकी बात कर रहे थे। तो इन्होंने क्या है मॉडर्न डेफिनेशन दी है लाइब्रेरी की, जो क्या है ऑडियो एंड विजुअल्स। तो एग्जाम में क्या पूछ लिया जा सकता है, ऑडियो एंड विजुअल जो मॉडर्न डेफिनेशन है लाइब्रेरी की वो किसके द्वारा दी गई है, तो आंसर क्या है ISI के द्वारा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट ALA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसके द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 6 अक्टूबर 1876 को हुई थी। उसके अनुसार जो लाइब्रेरी की डेफिनेशन है वो क्या है, पुस्तकालय किसी विशेष समूह को भौतिक, ग्रंथात्मक और बौद्धिक ज्ञान प्रदान करने हेतु एक व्यवस्थित सामग्री का संग्रह होता है, जिसमें प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं जो विशेष समूह को उनकी सूचना आवश्यकताओं से संबंधित सेवाएं एवं कार्यक्रम प्रदान करते हैं। ठीक है, ALA के अनुसार डेफिनेशन। ओके, एंड नेक्स्ट है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या नेशनल नॉलेज कमीशन, NKC, नेशनल नॉलेज कमीशन। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 13 जून 2005 को हुई थी। उनके अनुसार जो लाइब्रेरी की डेफिनेशन दी गई है वो क्या है, किसी भवन में रखे गए पुस्तकों के ढेर को पुस्तकालय नहीं कहा जा सकता, अपितु जहां सूचनाओं और विचारों का स्रोत उपलब्ध हो उसे हम पुस्तकालय कहते हैं। ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन के अनुसार क्या है, जहां बुकों का ढेर रखा गया हो, पुस्तकें उपलब्ध हो जिस पुस्तकालय में, उसे हम पुस्तकालय नहीं कहते, अपितु जहां पे सूचना और विचारों का उपलब्ध हो, सूचना और विचार आदान प्रदान किए जाते हैं, मिलते हैं, उपलब्ध होते हैं, उसे हम पुस्तकालय कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आगे समझ में, आप ये चाहे लिख भी लीजिए अपने नोट्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि पुस्तकालय के उद्देश्य क्या है। ठीक है, पुस्तकालयों के उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो पुस्तकालयों के उद्देश्य क्या होते हैं, विभिन्न रुचियों का विकास करना, जो यूजर्स हैं उनको डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें उनकी रुचि पैदा करना, उनमें उनका इंटरेस्ट विकसित करना क्या है, एक पुस्तकालय का मेन उद्देश्य है। ज्ञान का विकास करना, ऑब्वियस है कि यूजर एक लाइब्रेरी में पढ़ने जाएगा तो उसको तरह तरह की बुक्स वहाँ पे प्रोवाइड होंगी, तो कुछ ना कुछ वो ज्ञान अर्जित ही करेगा, तो उसका ज्ञान का क्या होगा, विकास ही होगा, कुछ ना कुछ कम तो नहीं होगा। ठीक है, तो ज्ञान का विकास, पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है कि अपने यूजर्स का ज्ञान को विकसित किया जाए, विकास किया जाए। नेक्स्ट है अवकाश के समय का सदुपयोग। अवकाश के समय का सदुपयोग समझ सकते हो कि एक फ्री इंसान बैठा है तो वो फ्रीली अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, उससे अच्छा क्या है कि वो बुक्स को पढ़े, लाइब्रेरी में जाए, बुक्स को यूज करे और अपने जो टाइम है उसका अच्छे से यूज करे। ठीक है, सदुपयोग करे। निर्धन छात्रों के विकास में सहायक है। लाइब्रेरी क्या है, बहुत जैसे अभी हमने जो डेफिनेशन भी पढ़ी थी, क्या है, लाभ अर्जित ना करने के उद्देश्य से जो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाई जाती है, तो लाइब्रेरी क्या है, लाभ अर्जित करना उनका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो छात्र पढ़ना चाहते हैं तो उनको गरीब है, निर्धन है, जो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको क्या है, निर्धन छात्रों के विकास में भी लाइब्रेरी सहायता करती है। तो ये लाइब्रेरी का उद्देश्य है कि निर्धन छात्रों को विकास किया जाए। ठीक है, नागरिक दायित्वों एवं सहयोगी दृष्टिकोण का विकास करना। सहयोगी, एक लाइब्रेरी में तरह तरह के यूजर्स आते हैं, तरह तरह के अपने अपने डिमांड्स और अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो यूजर्स आते हैं, तो उन सभी यूजर्स का कोऑर्डिनेशन बना के रखना, उन क्या है, नागरिक दायित्वों को बना के रखना, सहयोग को बना के रखना, एक लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय का उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है देश विदेश की सामाजिक घटनाओं की जानकारी प्रदान करना। देश विदेश की जो एक लाइब्रेरी है उसमें न्यूज, पीरियोडिकल्स और जो हमारी न्यूज़पेपर्स और पत्रिकाएं जो आती हैं, उससे क्या है, देश विदेश में क्या घटनाएं चल रही हैं, क्या सामाजिक, इकोनॉमिक जो फेरबदल चल रहे हैं हमारे समाज में, हमारे विश्व में, उन सभी की क्या है, घटनाओं की जानकारी प्रदान करना पुस्तकालय का उद्देश्य होता है।
औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देना। अनौपचारिक और औपचारिक कैसे है कि जैसे स्कूल लाइब्रेरीज है और पब्लिक लाइब्रेरीज है, तो औपचारिक और अनौपचारिक जो दोनों टाइप की हमारी शिक्षा है उसको प्रोवाइड करवाना पुस्तकालयों का मेन उद्देश्य होता है। तो स्कूल लाइब्रेरीज में क्या है, औपचारिक टाइप की हमारी जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाती है, और औपचारिक से मतलब क्या है कि जो एक विषय संबंधित है, ठीक है। और अनौपचारिक क्या है कि किसी भी टाइप की जो पब्लिक लाइब्रेरीज है उसमें आपको जरूरी नहीं है कि आपको स्टडी से रिलेटेड, जैसे मैथ्स आप चाहो कि मैथ्स की मुझे 8th क्लास की बुक मिल जाए, वो जरूरी नहीं है। पब्लिक लाइब्रेरीज में ऐसी बुक्स मिलेंगी जो पूरे समाज को नीड है या फिर जिसकी डिमांड पूरे समाज के अकॉर्डिंग डिमांड्स है, वैसे बुक्स मिलती है। तो औपचारिक और अनौपचारिक जो शिक्षा है, दोनों टाइप की जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देने का काम क्या है, पुस्तकालय का है, ठीक है। नेक्स्ट, समाज के सभी वर्गों को समान पुस्तकालय सेवा देना। लाइब्रेरीज में ये भेदभाव नहीं हो कि ये इस जो समाज से बिलोंग करता है, इस कंट्री से बिलोंग करता है, इस गांव से बिलोंग करता है, इस शहर से बिलोंग करता है, इस जात का है या फिर उस कलर का, या जैसे एक समाज में किसी टाइप का भेदभाव जो है उसको अलग हटके एक लाइब्रेरी सबको समान रूप से सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सबको एक समान मान के बुक्स को प्रोवाइड करवाती है, उनको शिक्षा प्रदान करती है। तो पुस्तकालय का एक उद्देश्य क्या है कि समाज के सभी वर्गों को समान रूप से सेवा देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा रीजंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है उसको डेवलपमेंट के क्या क्या रीजंस है, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो क्या है इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या है, मेनली जो हमारी वेब वर्चुअल डिजिटली लाइब्रेरीज से जुड़ी हुई, समझ लीजिए आप, डिजिटली जो हमारी समाज है, सोसाइटी है, उसको जोड़ने का काम करती है। तो जो डिजिटलाइजेशन है, आज हम देख रहे हैं कि घर पे बैठे अगर हमें कोई बुक पढ़नी है तो हम ई बुक और जो हमारी वर्चुअल लाइब्रेरीज है, जो हमारी इंडिया की वर्चुअल लाइब्रेरी है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जो आपके सिलेबस में भी है NDL, तो उसके हमारी जो इंडिया की विदाउट वॉल्स एक लाइब्रेरी है जिसको हम कहीं भी किसी भी कोने में बैठ के कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन जो सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट हुआ है, उसके रीजंस के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है सूचना तथा संचार तकनीक का विकास करना जिससे आसानी से समाज को जोड़ा जा सके। तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैं, संचार कम्युनिकेशन की जो टेक्निक्स हैं उनको विकसित करना जिससे समाज आसानी से एक दूसरे से जुड़ सके, तो दूर बैठी जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट हम कर सकें, ठीक है। कंप्यूटरों के प्रयोग का विकेंद्रीकरण जिससे संस्थाओं और साइबर कैफे का एक का अधिकार समाप्त हो जाए। एकाधिकार है ये, एकाधिकार समाप्त हो जाए। तो जैसे कि पहले हम बात करते हैं 90s के लगभग ईयर्स में, तो क्या है कोई जरूरी हमें काम होता था तो क्या है एक कैफे में जाके हम कुछ टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए कंप्यूटर यूज करना है तो हम एक फी पे करते थे और फिर उसके बाद कंप्यूटर से यूज करके जो भी हमें डिजिटल हमारा जो भी काम होता था वो करते थे। लेकिन क्या है कि कंप्यूटरों का प्रयोग का केंद्रीकरण मतलब एक लिमिटेड एरिया में एक लिमिटेड पर्सन्स के पास उसका अधिकार हो, और विकेंद्रीकरण क्या है सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो कंप्यूटरों का क्या विकेंद्रीकरण करने से संस्थाओं जो साइबर कैफेज हैं और संस्थाएं हैं उनका एकाधिकार खत्म हो गया। अब क्या है पब्लिकली उसको यूज किया जा सकता है बिना किसी बाउंड्रीज के। तो जिसके कारण क्या है इंफॉर्मेशन सोसाइटी है वो बढ़ रही है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है, हर किसी के पास कंप्यूटर की सुविधा है, हर कोई नेट का प्रयोग कर रहा है, तो जिससे इंफॉर्मेशन सोसाइटी बढ़ रही है, ठीक है। सूचना तथा संचार माध्यमों के एक साथ उपलब्धता, ठीक है, जो सूचना के संचार फोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप्स है, उन माध्यमों की एक साथ उपलब्धता के कारण भी क्या है डेवलपमेंट हो रहा है इंफॉर्मेशन सोसाइटी का। नेक्स्ट है सूचना उद्योगों का विकास। सूचना उद्योग क्या है, सूचना उद्योग यही है
हमारे कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इनका क्या है, सूचना जो उद्योग है वो विकसित हो रहे हैं, जिसके कारण इंफॉर्मेशन सोसाइटी ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, विकसित हो रही है। दूरसंचार बुनियादी ढांचे पर आधारित सूचना सेवाओं का विकास, जो बेसिक जैसे हम चिट्ठियों के और उनके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे, उन ढांचों का विकास करके जो सेवाएं हैं उनको भी डेवलप किया जा रहा है। दूरसंचार बुनियादी ढांचे पर आधारित जो सूचना सेवाओं हैं उनका विकास किया जा रहा है। ठीक है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था का सूचना अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, जो हमारी औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमी है, इंडस्ट्रियल जो सूचनाएं हैं उनको इंफॉर्मेशन जो अर्थव्यवस्था है उसमें चेंज करके सूचना समाज को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी का जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सर्वोत्तम उपयोग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो हर किसी के जनजीवन, हर किसी के जीवन में क्या है, अपना एक सर्वोत्तम प्रयोग करने से उसके लेवल को, उसके जनजीवन को अप लेवल पे बढ़ा रहा है, ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा रहा है। ठीक है। जिससे क्या है कि समाज में इंफॉर्मेशन जो सूचना समाज है उसका विकास हो रहा है। ठीक है। तो रीजंस ये है सारे, आप नोट डाउन कर लीजिए। रीजंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटीज, ये आपके कुछ रीजंस हैं जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी को डेवलप करने में मददगार है। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी या लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो आज की वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हुए यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल, एंड कमेंट करके आप अपनी राय बता सकते हैं, और कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट लिंक करने के लिए आप वहां पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आप सभी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।